प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हमारे साथ जबलपुर के गौरव और पिछले शासनकाल में जबलपुर को कैबिनेट बैठक की सौगात देने वाले वित्त मंत्री तरुण भनोट जी हमारे साथ हैं। तरुण भनोट जी का पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वह सभी लोग जानते हैं और 2 बार से विधायक हैं। पिछली बार वित्त मंत्री रहते हुए आपने जबलपुर के लिए बहुत सारी सौगातें दी रही। तो हम सीधे पहले जबलपुर की बात करते कि जब आप वित्त मंत्री रहे तो आपने जबलपुर को यहाँ तो कैबिनेट की मीटिंग में करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था, वो फिर शायद अधर में आ गया। बहुत सारे फ्लाईओवर आपने दिए थे, बहुत सारी माने एक छोटा जबलपुर भी आप स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे थे, जिससे कि जबलपुर एक जैसे रायपुर की परिकल्पना थी वैसे ही आपने जबलपुर की थी। गाड़ी रुक कहाँ गई? सबसे पहले तो मैं यश भारत परिवार को और आपके सभी दर्शकों को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जहाँ तक आशीष जी संस्कारधानी जबलपुर की बात है तो निश्चित तौर पर मेरे मन में बाल्यकाल से, और ये बड़ी स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जहाँ पैदा होता है, जहाँ उसका जन्म होता है, वहाँ से उसका एक प्यार अलग होता है, उसकी माटी से एक लगाव अलग होता है। ये था कि संस्कारधानी जबलपुर हम पूरे विश्व में जाते हैं, हिंदुस्तान भारत के भी अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं, तो दुख होता था कि जबलपुर को जिस तरीके से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, भेदभाव हुआ। और उसके बाद ख़ास तौर पर जब 1991 के बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ बदली और हमने देखा छोटे छोटे शहरों ने विकास किया, लोग आगे बढ़े, उन शहरों का स्वरूप बदला। पर संस्कारधानी जबलपुर में ये पीड़ा उठती रही, एक अंदर से टीस थी कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहूँगा संस्कारधानी जबलपुर की जनता को। उनने मुझे विधायक के रूप में चुना। विपक्ष में हम थे, हमने विपक्ष के रूप में जो काम कर सकते थे वो किया, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर जो बात उठा सकते थे वो उठाई। और 18 में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया। जब मैं विधायक बनकर भोपाल पहुँचा तो हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लाडले नेता, जन जन के चहेते आदरणीय कमलनाथ जी ने मेरे ऊपर अटूट विश्वास किया और मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वित्त मंत्री के रूप में काम करने की अपने मंत्रिमंडल में सौंपी। तो मैंने उनसे पूछा कि काम आपने इतना बड़ा मौका दिया है, कैसे काम करना है? बोले, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ये कहूँगा इंसाफ करो, जो गलत हुआ उसको ठीक करो, और मुझे तुम्हारी कार्यक्षमता पर विश्वास है। पूरे प्रदेश के लिए हमने काम किया। 15 माह का छोटा सा कार्यकाल उस सरकार का था। वह योजनाएं जो लोगों को सीधे लाभ पहुंचाती, उनको द्रुत गति से तेजी के साथ आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश लगातार कर्ज के दलदल में दबता जा रहा है। हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा वित्त मंत्री के रूप में। मेरे 15 माह के कार्यकाल में कुल 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज। अभी इस संबंध में मैं आपसे पूछने वाला था। मैं आपको जवाब देता हूँ। कुल 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमने लिया, और उस 13,000 करोड़ रुपए के कर्ज का हम हिसाब भी देना चाहते हैं, क्योंकि लेना बहुत आसान है, उसका उपयोग और उसका हिसाब देना ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमने 28 लाख किसान भाइयों का कर्जा माफ किया। हमने सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की जो राशि थी, वृद्धों को मिलती थी, हमारी माताओं बहनों को मिलती थी, निराश्रित पेंशन की जो पेंशन की राशि थी, उसको 300 से बढ़ाकर 600 किया। हमने बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की। बच्चियों के विवाह में जो राशि 25,000 रुपया मिलती थी उसको बढ़ाकर 51,000 रुपये किया। हमने 100 रुपये यूनिट बिजली पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराई। जहां तक संस्कारधानी जबलपुर की बात है, संस्कारधानी जबलपुर को एक गौरव प्राप्त हुआ। में आपने फ्लाईओवर दिए थे बहुत सारे। संस्कारधानी जबलपुर को एक गौरव प्राप्त हुआ कि भोपाल के बाहर हमारा जो शक्ति केंद्र कहलाता है, पूर्व में तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय था, पर कंपनियों का विभाजन होने के बाद हमने शक्ति भवन में रामपुर में कैबिनेट की बैठक ली। उस कैबिनेट की बैठक के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था कि हम जबलपुर संस्कारधानी में ये बैठक ले रहे थे, जबलपुर के लोगों की अपेक्षाएं और आशाएं बहुत है, हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ। उन्होंने कहा उसकी चिंता तुम करो, जो तुम निर्णय लोगे उसको कैबिनेट मंजूरी देगी। हमने कैबिनेट में लगभग 3,000 करोड़ से भी अधिक के कार्य जबलपुर के लिए स्वीकृत किए, और सिर्फ स्वीकृत नहीं किए, उसके बाद चूंकि मैं वित्त मंत्री था, हमने बजट में उस राशि के लिए प्रावधान किया। चाहे 3 पत्ती चौराहे से शास्त्री ब्रिज को बिना तोड़े उसके ऊपर एक डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने की बात हो, जो महानदा तालाब तक जाना था,
चाहे विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में, हम इस क्षेत्र में बैठे हैं जहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ के लिए एक नया हमने एक महाविद्यालय बजट में प्रावधान किया था। चरगावा में किया था, गढ़ा में किया था, हमने शहपुरा में किया कि आदिवासी बच्चे जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे बेटियां हमारे हैं, उनको भी मौका मिले। जबलपुर टूरिज्म के नक्शे में कैसे आगे बढ़े उसका ध्यान रखते हुए हमने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जबलपुर के लिए बजट में स्वीकृत की थी। मां नर्मदा रिवर फ्रंट, मैं ये मानता हूँ कि 3/4 जो आबादी है मध्य प्रदेश की, उसकी जीवन रेखा मां नर्मदा है। उनका सनातन काल से धार्मिक महत्व तो है, पर वो हमारी जीवन रेखा भी है। तिलवारा के पुराने पुल से, जहाँ जबलपुर शहर की सीमा समाप्त होती है नगर निगम की, से लेकर भटौली तक हमने मां नर्मदा रिवर फ्रंट, जो लगभग 850 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको बजट में स्वीकृति दी। रिकॉर्ड टाइम में उसका पूरा काम कराया, डीपीआर तैयार करवाई और बजट में प्रावधान करके उसकी स्वीकृति दी कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्रों में संस्कारधानी जबलपुर का पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में एक अनोखा और अलग सा स्वरूप हो, जो पहले कहीं नहीं हुआ, वो यहाँ होना चाहिए। पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए हमने जबलपुर के आसपास सारे नेशनल पार्क्स हैं, चाहे कान्हा हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे पेंच हो। हमने डुमना में नगर निगम की बहुत सारी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है जो किसी काम की नहीं है, जलाशय के साथ में खंडारी के, टाइगर सफारी के लिए पैसे का प्रावधान किया कि एक गरीब व्यक्ति, एक आम आदमी जबलपुर का, वो कान्हा जाके टाइगर नहीं देख पाता, वो बांधवगढ़ नहीं जा पाता, वो पेंच नहीं जा पाता, क्योंकि आने जाने में हज़ारों रुपए लगता है और टिकट खरीदने में भी 5,000-10,000 रुपये लगता है अगर एक सामान्य परिवार 4 आदमी का भी जाए। हमने ये सोचा कि टाइगर कंट्री, महत्वपूर्ण जगह जबलपुर, मां नर्मदा का किनारा, यहाँ टाइगर सफारी बनना चाहिए। बजट में प्रावधानित किया गया, नहीं बनाई गई, रोक दी गई। जब आपकी सरकार चली गई तो ये सब काम अभी रुके हुए हैं कि ये कुछ सारे काम हो रहा है? मुझे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जनता ये समझना चाह रही है कि अपन ने तो स्वीकृत की है, सरकार बदली, लेकिन शासन तो जनता का है। देखिए शासन जनता का है और जनता के साथ धोखा ये हो रहा है कि बजट में स्वीकृत काम को कोई रोक नहीं सकता, परंतु हाँ समय जाता जा रहा है। जो चीज हमें, जो भोजन अभी मिल रहा कोई व्यक्ति आज दोपहर में खाना चाहता है, उसको मैं कहूं कि मैं तेरे को 56 भोग 1 साल बाद खिलाऊंगा, तो उसका क्या अर्थ है? ये काम लागत बढ़ रही मतलब है। ये सब बजट में प्रावधान होने के बाद भी रोके गए। दुर्भाग्य देखिए संस्कारधानी जबलपुर का, 1 घंटे की बैठक में हमने स्वीकृत किया कि 4 लेन मार्ग बनना चाहिए डुमना का, 68 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की। आप कागज निकाल के दे सकते हैं, मैं जो बातें कह रहा हूँ ये सब तथ्य के साथ कह रहा हूं मैं, ये बजट में है, ये रिकॉर्ड्स पे है कब काम स्वीकृत हुए। उस कार्य को इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और सेना ने रोक दिया। अरे सेना के अधिकारियों को बुलाइए, चाय पिलाइए, उनसे कहिए जबलपुर महानगर बन रहा है, एयरपोर्ट का सड़क है, हम इसके बदले में आपको दूसरी भूमि दे देते हैं, सारी भूमि गोपाल की। संस्कारधारी जबलपुर के नागरिक अगर एक अच्छी सड़क ना पा पाए सिर्फ इसलिए कि उसमें सरकारी व्यवधान आ जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। इसके अलावा जब आपके जो कैबिनेट के जबलपुर को लेके पास हुए, आपकी जब सरकार आएगी और जो वर्तमान हालात हम देख रहे हैं कि सरकार हर 15-20 दिन, महीने भर में लोन लेती जा रही है, तो आप किस तरीके से, लाडली लक्ष्मी में भी आपकी शुरुआत हुई थी कि 1500 रुपये हम देखिए, मैं एक बात, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे आप, सरकार आएगी? मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ये इतना सारा कर्जा, फिर आपकी योजनाएं, सरकार आएगी तो कैसे इसको आप? देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे तो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा व्यापार हो, या चाहे हमारी सरकार हो, जब तक वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं होता, आय और व्यय का लेखा जोखा ठीक नहीं होता, उसको हम सही ढंग से कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो हमारा परिवार भी नहीं चल सकता, हमारा व्यापार भी नहीं चल सकता और हमारी सरकार भी नहीं चल सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18.5 वर्ष में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। जब 2003 में दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से गई थी और ये सत्तारूढ़ हुए थे, तो मध्य प्रदेश के ऊपर कुल 26,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया, और जितना टोटल कर्जा था उससे ज्यादा प्रतिवर्ष ब्याज की अदायगी हो रही है। अब ये सवाल उठता है, इतना कर्जा चढ़ गया, इतना ब्याज में आप पैसा दे रहे हैं, बेरोजगारी दूर क्यों नहीं हुई? किसानों की आय क्यों नहीं सुधरी? हमारी माताओं बहनों की स्थिति क्यों नहीं सुधरी? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं ठीक हुआ?
हमने करके दिखाया 15 माह में। मैंने शुरू में कहा है आपसे, 15 माह में 13,000 करोड़ का कर्जा, और 3.5 साल उसके बाद जो सरकार चली है इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। पैसा कहाँ है? ये गया कहाँ जो कर्जा लिया आपने? भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के अलावा कुछ नहीं हुआ। हमने ये कहा हम नारी सम्मान योजना को लागू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा घबरा गए। उनने कहा हम तो लाडली बहना योजना ला रहे हैं, जिस योजना को मैं जनता को भी इस ओर जागृत करना चाहता हूं। हमारे यहाँ की जनता बहुत समझदार है, समझ रही है। चुनाव आ रहे हैं तो ये कुछ भी घोषणाएं कर रहे हैं। 1,000 रुपए की आपने घोषणा की थी, फिर आपने कह दिया मैं तो 1250 कर रहा हूं, फिर आप कहते हैं मैं तो उसको बढ़ाकर 3,000 कर दूंगा। ये लोगों को पता है कि जो योजना धरातल पर आपने सही ढंग से बनाई ही नहीं, आय और व्यय का लेखा जोखा रखा नहीं, आपको प्रबंधन करना आता नहीं आपकी सरकार को, आप कैसे करेंगे? हमने कहा हम महिलाओं को बिना भेदभाव के इस महंगाई के दौर में 500 रुपए में एलपीजी का सिलेंडर देंगे। पहले आपने घोषणा कर दी हम सावन के महीने में 450 का सिलेंडर दे देंगे। जिस दिन ये घोषणा की उसके अगले दिन सावन समाप्त हो रहे थे, तो आपने बिना सोचे समझे कुछ कह दिया। फिर आपको आज समझ में आया गलती हो गई, आपने कहा हम जो हमारी लाडली बहना है इनको सिलेंडर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कितनी लाडली बहना है जिनके नाम पे सिलेंडर है? गैस के जो उपभोक्ताओं के कनेक्शन है वो 99.99% तो पुरुषों के नाम पे है। आपके पास उनके खाते नहीं है। फिर आप ये कहते हैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसको देखूंगा, इसको नहीं देखूंगा, ये मेरा भांजा या मेरी भांजी, भेदभाव करते हैं। लाडली लक्ष्मी में जो एक 60 साल की सीमा है उम्र की, तो कांग्रेस सरकार इस सीमा को क्या देखिए, कोई सीमा किसी के लिए क्या है? मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, इस देश का प्रत्येक नागरिक बराबर है। वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब से आता हो, उसमें भेदभाव क्यों होना चाहिए? मैं ये कहूं कि ये मैं अपने छोटे बेटे को दूंगा और बड़े बेटे को नहीं दूंगा। मेरी पत्नी ये कहे कि मैं अपनी बड़ी बहू को ये दूंगी और अपनी छोटी बहू को नहीं दूंगी। मेरी माँ ये कहे कि मैं अपनी छोटी बिटिया को ये दूंगी, बड़ी बिटिया को नहीं दूंगी। ये कैसे भेदभाव हो सकता है? सबसे बड़ा अभिभावक इस प्रदेश का प्रजातंत्र में मुख्यमंत्री है, वो भेदभाव कैसे कर सकता है? हमने हर योजना में ये कहा है बिना भेदभाव के, और ये हमने करके दिखाया है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली सबके लिए माफ होगी, 200 यूनिट तक बिजली सबके लिए हाफ होगी। ये नहीं होगा जाति, धर्म, मजहब बताइए, उम्र बताइए, अपने अलग अलग लोग जहां रहते हैं उनकी अलग अलग योजना। ये कैसे संभव है? हम भेदभाव की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बिना भेदभाव के मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता के साथ एक सा व्यवहार करेंगे, एक सी योजनाएं लागू करेंगे, सबको उन योजनाओं का लाभ मिले, सबकी तरक्की हो और हमारे व्यापारी भी आगे बढ़े। हमेशा व्यापारी वर्ग को भुला दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू, टैक्स, धंधा करने वाले, छोटे छोटे धंधा करने वाले लोग हमारे व्यापारी हैं, वो देते हैं, उनका हम ख्याल नहीं रखते हैं। हम सबसे ज्यादा रोजगार का जो सृजन करते हैं हमारे व्यापारी भाई। किसी एक मोहल्ले की छोटी सी पंसारी की दुकान में भी अगर 5 लोग काम करते हैं तो उसी मोहल्ले के बेरोजगार युवक युवतियां काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। उनके लिए हम ध्यान नहीं देंगे। हम नए नए टैक्स लेके आते हैं, हम जीएसटी जैसा भार उनके ऊपर डाल देते हैं, हम बिजली का टैरिफ बढ़ाते जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इससे मध्य प्रदेश आप लालच करके, लालच देके लोगों को, किसी एक छोटे से तबके को प्रभावित कर सकते हैं। आम जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। 18.5 वर्ष का कार्यकाल किसी सरकार के लिए, 15 वर्ष लगभग मुख्यमंत्री रहना, 16 वर्ष एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद अब आपका समय यह है, अब आप घोषणाएं मत करिए, अब तो आप हिसाब दीजिए। काम का मौका भी निकल गया कि आपको जो समय जनता ने दिया था उसका आपने क्या उपयोग किया, जो कर्जा आपने मध्य प्रदेश के ऊपर चढ़ाया उससे किसको लाभ हुआ, क्या भ्रष्टाचार रोका, क्या कुपोषण रोका, क्या गुंडागर्दी जो हो रही है हमारी माताओं बहनों के साथ, मध्य प्रदेश के ऊपर एक कलंक लगा है कि सबसे ज्यादा बलात्कार अबोध बच्ची के साथ, माताओं बहनों के साथ मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर एक कलंक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जवाब देना चाहिए कि सबसे ज्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश में लापता हैं। ये क्या श्रेय लेने वाली बात है? मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे खराब है। सबसे ज्यादा लूट, चोरी, डकैती, हत्याएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। अब आपने क्या बना दिया मध्य प्रदेश को, जो शांति का टापू कहलाता था? जब चुनाव, अब विधानसभा चुनाव में जो वर्तमान में बहुत तेज सरगर्मी चल रही है, तो आपका विधानसभा चुनाव क्षेत्र सबसे ज़्यादा चर्चा में है।
भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हाँ बहुत सशक्त उम्मीदवार होना चाहिए, कुछ सांसदों की भी नाम की चर्चा है। तो आप इसको किस तौर पे लेते हैं कि आपके विपक्ष में कैसा प्रत्याशी होगा या आप उससे कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने बड़ा, क्योंकि आपके ऊपर ये भी एक आरोप लगता है कि आप 5 साल अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और जो जनता है आपकी वो उनको आप आर्थिक रूप से मदद करते रहते हैं। देखिए, अगर ये आरोप है मेरे ऊपर लगता तो मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूँ और तो इसकी जो सजा हाँ, मुझे जो देना चाहे मुझे स्वीकार। नहीं, आदमी कहता है आप बहुत व्यापारिक व्यवसायिक रूप से मजबूत हैं, अमीर वर्ग से आते हैं, तो आप सब प्रवृत्ति पूरा करते हो, तो ऐसे में आपको ऊपर ये क्या मानना ये है भारतीय जनता पार्टी का वो पूरे लोगों को आशीष जी, जरूरत पर सब चीज दे रहा तो उनसे चुनाव लड़ना कठिन है। बोले आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैंने शुरू में कहा था कि संस्कारधानी जबलपुर का कर्जा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और जितनी भी मेरे परिवार की आने वाली पीढ़ियां हैं उनके ऊपर है। ये मैं या मेरा परिवार के आने वाले लोग भी कभी चुका नहीं सकते। मेरे स्वर्गीय दादाजी पंडित बनारसी दास भानोट बहुत सामान्य परिवार से, उनके पिताजी एक शिक्षक थे, आज़ादी के भी पहले संस्कारधानी जबलपुर आए थे। अगर वो बहुत पैसे वाले, बहुत धनवान सेठ थे तो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर क्यों आए? उनने संस्कारधानी जबलपुर को अपनी कर्म भूमि चुना। और संस्कारधानी जबलपुर की इस कर्म भूमि ने उनको जीवन में वो सब कुछ दिया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो आज हमारे अंदर वही संस्कार है, वही खून दौड़ता है। जहां से हमें हमारे परिवार को सब कुछ मिला, अगर वहां तो मैं राजनीति करता ही नहीं हूं। मैं पूरे मध्य प्रदेश में राजनीति करता हूं, मैं जबलपुर में राजनीति नहीं करता हूं। ये मैंने पहले दिन सौगंध ली थी जब मैं चुनाव में मैं पहला चुनाव लड़ा था कि मैं जबलपुर में राजनीति नहीं करूंगा। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में अगर मुझे मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का तो राजनीति नहीं करूंगा। इसी कारण तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आपको लेके बड़ी अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता मुझे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता है भारतीय जनता पार्टी खुद करे। अगर मेरे ऊपर यह आरोप लगता है कि मैं लोगों की मदद करता हूं तो ये मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है और मैं सनातन धर्म को मानता हूं। मेरा धर्म और मैं यही कहता है, सनातन धर्म से जुड़ा एक सवाल है, सबसे पहले अपने कर्म करना चाहिए। मैं अपने लोगों की मदद करता हूं, आखिरी सांस तक करूंगा। जितना समर्थ भगवान मुझे बनाएगा उतना अधिक करूंगा। सनातन धर्म से जुड़ा आप एक भावुक तरुण भानोट जी को अभी देख रहे हैं। इसी भावुक तरुण भानोट जी से एक चीज़ और पूछता हूँ कि जो इंडिया बना है घटक दलों का, उसमें सनातन को लेके कुछ दलों ने टिप्पणी की। उसको मैं आप, क्योंकि आपके परिवार में आप हमेशा धर्ममय दिखे, नर्मदा भक्त दिखे, नर्मदा जी में आपने यज्ञ भी कराया, अभी हाल ही में आपके घर में शिवलिंग निर्माण हुआ है, ऐसे में एक हिंदू, सॉफ्ट हिंदू तो दिखता है आपका, और ऐसी टिप्पणी यदि आपके इंडिया घटक दल से करते तो आप इसको कहाँ पाते हैं? देखिए, पहली बात तो कोई हार्ड और सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, मेरी रगों में भी वही खून दौड़ता है। हम सनातन धर्म का पालन करते हैं, साथ साथ हम भारत देश के नागरिक हैं। हमारे देश में एक संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, बड़े बड़े विद्वान उनके साथ थे उस कमेटी में जिसने वो संविधान बनाया। उस संविधान में भी मैं आस्था रखता हूँ। तो मेरा धर्म ये कहता है कि अपने धर्म का, मेरा सनातन ये कहता है अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करो, अपने सारे कर्म वो करो जो धर्म कहता है। और मेरे देश का संविधान ये कहता है कि संविधान पे विश्वास रखो। जो नियम कायदे कानून संविधान में शामिल हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग जात के लोग इस देश में रहते हैं। अलग अलग बोलियाँ हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग तरह के कपड़े लोग पहनते हैं। भारत हम सबका देश है, संविधान हम सबको जोड़ कर रखता है। अब जब तक आपने ये बात की कि किसी दल के जो हमारे गठबंधन के सदस्य हैं उनके किसी एक नेता ने ये कहा, तो कहा होगा, उनकी निजी राय होगी। उससे सनातन पे हमला, मेरा सनातन, मैं तो अपने सनातन पे विश्वास रखता हूं। ठीक है, अपने कर्म करिए, अपने धर्म को निभाइए, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कब से सनातन की परिभाषा करने लगे और ये सर्टिफिकेट देने लगे? ये जब महबूबा मुफ्ती जी के साथ कश्मीर में सरकार बनाते हैं तब ये क्या करते हैं? जब जो घटक दल शिवसेना का इनसे अलग हो गया, इनके साथ सरकार में रहता है, इनके बोल दूसरे रहते हैं। एनडीए जब था अटल जी के टाइम पे, फारूक अब्दुल्ला जी उसके मंत्री थे, उस घटक दल के सहयोगी थे, उनके बारे में इनका क्या कहना है? आज ये अकाली दल के खिलाफ बोलते हैं। बादल साहब से इनके हमेशा से संबंध रहे, उनके साथ इनने बहुत साल
केंद्र में और राज्य में, पंजाब में घटक के रूप में सरकार चलाई। आज क्यों अलग उनके बोलते? इनसे जो अलग हो जाए या जो इनके बहरूपीयपन को उजागर करे कि धर्म के नाम पर चुनाव के समय लोगों को बांटकर लाभ ले लेना और जो आम जनता की समस्याएं हैं उनको दबा देना, इससे मध्य प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की जनता समझ चुकी है। इनकी कलाकारी की राजनीति, जो कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं, अब नहीं चलने वाली। लोग इनसे पूछ रहे हैं हमारे देश में बेरोजगारी क्यों? 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश नंबर 1 उसमें। सबसे ज्यादा गरीबी क्यों? क्यों आपको जरूरत पड़ रही है कि आप बड़े सीना ठोक कर बोलते हैं हम 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज दे रहे हैं? पहले तो ये बताइए अनाज में क्या दे रहे हैं? 2 किलो गेहूं और 4 किलो चावल, बाकी कुछ नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद ये आपको क्या घमंड करने वाली बात है? आज 2 करोड़ रोजगार देने की आप बात करें तो उसकी बात क्यों नहीं करते? अब आखिरी में आपसे एक सवाल ये पूछना है कि जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अभी हाल ही में ये आपके दिग्विजय सिंह जी ने भी एक बयान दिया था कि जिले जिले में ईडी के दफ्तर खुल रहे थे, इसको किस मायने में लिया जाए? इस देखिए, ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है क्या हो रहा है। मुझे भी रोज जिले खबर स्तर तक की बात जो अब है। आपने पूछा, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। जिस दिन से कांग्रेस की सरकार गिरी थी, रोज मुझे कोई ना कोई व्यक्ति फोन करता है, बोले भैया आपके घर में छापा पड़ने वाला है। अब जिस व्यक्ति को रोज लोग ये फोन करते हो कि आपके घर में छापा पड़ने वाला है, पहली बात तो सब खुली किताब संस्कारधारी जबलपुर की जनता मेरे परिवार की 4 पीढ़ियों को जानती है, तो मेरे को कौन से छापे का डर? सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, दबाव बनाकर लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए। और फिर जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जब वो आपकी सरकार में वो दुरंगा पट्टा पहन लेते हैं तो वो ईमानदार हो जाते हैं। ये मध्य प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारे पदों पर बैठे हुए लोग इन संवैधानिक संस्थाओं में, हमारे व्यक्तिगत परिचित भी हैं, वो हमें बताते हैं कि हम तो बड़े दुखी हैं, इस दबाव में हमको काम करना पड़ता है। और मैंने उनसे पूछा कब छापा मारने आ रहे हो, तो उनने कहा साहब क्या करेंगे छापा मारकर, जिसके यहाँ छापा मारने जाते हैं सबको तो पता है कि उसके यहाँ छापा पड़ने वाला है और आप लोगों का तो रिकॉर्ड भी पता है, तो हम उनको कहते हैं कि भाई आओ, तो बोले साहब हम तो अनमने रुख से, जब हमारे आका, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, ये जनता के ऊपर इनका विश्वास नहीं है, ये चुनी हुई सरकारों पर विश्वास नहीं करते। मध्य प्रदेश की सरकार क्यों गिरी? 15 साल के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, वो मुख्यमंत्री बने। उनने कौन सा गलत काम किया था? क्या लोगों को नहीं पता है कि 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 करोड़ रुपए का प्रलोभन देकर आपने विधायकों को खरीदा? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जो हमारे साथी विधायक हैं, जो मंत्री नहीं बन पाए, उनको नहीं पता है कि खरीदी हुई सरकार बनाई गई और उनके हक को मारा गया? इस प्रकार से अगर लोकतंत्र में लूट तंत्र मचाकर आप अगर लोकतंत्र का गला घोटेंगे तो जनता मूर्ख नहीं है। आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, पर आखिरी में मूर्ख आप बनेंगे और जनता आपको जिसने सत्ता पर बिठाया था उठाकर वहां से हटा देगी, और ये बहुत जल्द मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। अब ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ, जबलपुर को जनता वो बोलना देखिए, मैं तो संस्कारधारी जबलपुर की जनता से कहना चाहता हूँ, हमें जो मिला आपके आशीर्वाद से मिला, खूब स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला। मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, सब कुछ होने के बाद भी। आज भी मैं किसी भी परिवार में जाता हूँ तो कोई मेरे स्वर्गीय दादाजी का नाम लेता है, कोई दादी जी का नाम लेता है, कोई हमारे पिताजी का नाम लेता है, कोई चाचा जी का नाम लेता है, कोई छोटे चाचा का नाम लेता है, कोई उनके साथ किसी के व्यापारिक संबंध थे, किसी से पारिवारिक संबंध थे, सब धार्मिक संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे, अलग अलग धर्म मजहब के लोग थे, सबके साथ उनके प्यार के संबंध थे। और अगर मुझे कहते हैं चलो ठीक है तुम तो वो हो, उनके परिवार से आए हो, हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि ये ब्रांड उनको पता है कि जिस पे उनका विश्वास था मैं भी हूँ। आज भी इतने साल, लगभग 30 साल तो मुझे चुनाव लड़ते हो गए और मेरा 33-34 साल का राजनीतिक जीवन हो रहा है। मैं बहुत छोटी उम्र से राजनीति में आ गया था। मुझे अपनी पहचान से बड़ी पहचान मेरी अगर मेरे परिवार की और लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, ये मेरे ऊपर सबसे बड़ा कर्ज और जिम्मेदारी है। इसकी गंभीरता को, इसके महत्व को मैं समझता हूँ। तो मैं संस्कारधारी की जबलपुर के लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पथ पे रहूँ या ना रहूँ, कुछ बनूँ या ना बनूँ, जो आशीर्वाद आपने मेरे परिवार को और मुझे दिया है ये बनाए रखिए। ये आपका बेटा कभी आपके आशीर्वाद को खाली नहीं जाने देगा। जो मुझसे बन सकेगा पथ पे रहते हुए या निजी जीवन में, तन मन धन से मैं सेवा का संकल्प मैंने लिया है,
मैं करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा, अपनी अंतिम सांस तक करता रहूँगा। ये थे हमारे साथ तरुण भानोट। आपने पहले भी इनको पार्षद के रूप में देखा, विधायक के रूप में देखा, वित्त मंत्री के रूप में देखा। आज तरुण भानोट का बदला हुआ रूप भी आपने देखा। एक भावुक तरुण भानोट, और अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए, उनकी आंख से आंसू भी निकल आए। ऐसे तरुण भानोट को हम नमस्कार करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur.